फिल्मी कहानियां में दोबारा खुश आमदीद। आज मैं आपको एक रूसी फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम द ब्लैक आउट है और ये 2019 में रिलीज हुई थी। मुस्तकबिल करीब में मॉस्को शहर में ओलीग और अलोना डेट पर हैं। ओलीग ने बताया कि वो एक फौजी है और 2 हफ्ते की छुट्टियों पर आया है। उनकी डेट बहुत अच्छी गुजरी और वो दोनों रात एक साथ गुजारते हैं। इधर पेरिस में एक तैयारा लैंड करने ही वाला था कि अचानक उसकी तमाम लाइट्स बंद हो गईं और इसमें सवार सब लोग बेहोश हो गए। जल्द ही पूरी दुनिया में बिजली चली जाती है। सिर्फ यूरोप के एक छोटे से हिस्से में अभी भी बिजली थी। ओलीग और अलोना ने देखा कि मॉस्को के आसमानों में उड़ने वाले ड्रोन अपनी जगह पर रुक गए हैं। वो होटल की लॉबी में ये देखने के लिए पहुंच गए कि क्या हो रहा है। इमारत में मौजूद हर शख्स खबरें सुनने के लिए वहां जमा था। एंकरमैन बताता है कि ये किसी कुदरती आफत का नतीजा नहीं था। उनको ये शक भी हुआ कि ये एक दहशतगर्दाना हमला है क्योंकि उनका बाकी दुनिया से राबता खत्म हो गया था। मेयर डोलमोटोव के साथ फौजियों के एक ग्रुप को किरूफ की तरफ एक मिशन पर भेजा गया जो उन बहुत से शहरों में से एक था जो अब अंधेरे में डूबे हुए थे। सहाफी उल्गा उनके साथ हालात को रिकॉर्ड करने के लिए जाती है। हुकूमत इस इलाके में ड्रोन भेज चुकी है लेकिन इनमें से कोई भी वापस नहीं आया। टीम शहर के गिर्द घूमती है और स्टोर में दाखिल होती है जहां वो देखने के लिए स्पेशल लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता चला कि यहाँ पर सब इंसान मर चुके हैं, हता के बोल में मौजूद मछली भी मर गई थी। वो ये सोचते हैं कि उन सब की मौत कैसे हुई होगी क्योंकि हमले के कोई निशान मौजूद नहीं थे। वो मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स को चेक करते हैं जहाँ उन्हें हर चीज अपनी जगह पर मिलती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा लगता था जैसे सब गिर कर मर गए हों और जैसे लोगों को किसी ने सुला दिया हो। अचानक फौजियों में से एक पर अजीब सी चीज ने हमला किया। बाकी टीम उसकी मदद के लिए भागती है लेकिन जैसे ही वो चीज उन्हें देखती है वो सिपाही का हथियार लेकर खिड़की से फरार हो जाती है। टीम फौरी तौर पर गोली चला देती है लेकिन इसे गोलियों से कोई फर्क ना पड़ा और भाग जाती है। वो जख्मी फौजी को अपने जहाज में ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या इसने हमला आवर का चेहरा देखा, लेकिन अंधेरे और कंफ्यूजन की वजह से वो कुछ देख नहीं सका। एक माह बाद 100 मिलियन से ज्यादा रूसी मर चुके थे और हुकूमत बाकी आबादी को पुरसुकून रहने का कह रही थी। शहर में मजहबी ग्रुप जमा हो रहे थे क्योंकि वो समझते हैं कि दुनिया का आखिरी वक्त आ चुका था। यूरान बहुत से रूसियों में से एक है जिन्हें एक खत मौसूल होता है जिसमें इसे फौज में शामिल होने का कहा जाता है। यूरान अपनी माँ के साथ रहता है जो जहनी बीमारी में मुब्तला है और इसे अपनी माँ को पीछे छोड़ने से बहुत तकलीफ होती है लेकिन वो फिर भी फौज में शामिल हो जाता है। जब वो अड्डे के लिए निकलता है वो दुनिया की हालत को देखता है। सड़कों पर क़यामत नजर आने के लिए सिर्फ 1 महीना काफी था। यूरा ने ओलीग की टीम जॉइन कर ली। उनको डोलमोटोव और कर्नल मरीना ने मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताया। अंधेरे में डूबे हर शहर को नो गो इलाका समझा जाता है और वहां जाना लोगों के लिए मना है। बिजली सिर्फ मॉस्को, बेलारूस, यूक्रेन और फिनलैंड के कुछ हिस्सों में थी। इस इलाके को सर्किल ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता था। कुछ टीमें लोगों की लाशों के साथ वापस आ रहे थे। उन्होंने पता लगाया कि उनकी मौत एक ऐसे जहर से हुई है जो इंसानी जिस्म में तैयार होती थी। नई टीमों के पास 2 काम थे साइंसदानों के लिए, इस जहर के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात इकट्ठी करना और नोगो एरिया में जाकर खाने पीने की चीजें जमा करना था। वो इसलिए कि मॉस्को में चीजें कम हो रही थीं, उन्हें मोहतात रहने की जरूरत है क्योंकि वो पहले ही बहुत सी टीमें भेज चुके हैं और उनमें से अक्सर वापस नहीं आए। उनके पास उनकी हिफाजत के लिए टैंक भी थे। जब सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मजीद लोग फौज ज्वाइन करने आ जाते हैं। ओलीग अलोना को देखकर हैरान होता है। अचानक सायरन बजता है जो आने वाले हमले की वार्निंग थी। बहुत बड़े दुश्मनों का एक ग्रुप करीब आ रहा था। फौजी अड्डे और नोगो एरिया के दरमियान सरहद पर जमा होते हैं। इस वक्त अड्डे की बिजली चली जाती है इसलिए डोलमातूफ ने फिलियर जलाना शुरू की ताकि फौजियों को नजर आ सके। जब अजीब और गरीब मखलूक करीब आ जाती हैं, सिपाही गोलियां चला देते हैं। इनमें से कुछ अड्डे तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और हर एक पर हमला करना शुरू कर देते हैं जिससे ओलीग बेहोश हो जाता है। अगली सुबह ओलीग एक मुर्दा दुश्मन के नीचे दबा हुआ होश में आया। यूरा ने देखा कि वो अभी तक जिंदा है और दुश्मन को उसके ऊपर से हटाने के लिए कोशिश करना शुरू करता है। अब ओलीग देख सकता था कि अजीब मखलूक दरअसल एक बहुत बड़ा भालू था। सरहद के दूसरी तरफ ऐसी बहुत सी लाशें थीं। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। ओल्गा वहां भी थी और सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। ओलीग को डिस्पेंसरी ले जाया जाता है। अलोना को डॉक्टर के तौर पर देखकर वो हैरान होता है। वो उसकी चोटों की मरहम पट्टी करती है
जब उसे तकलीफ होती है तो वो इसे किस करती है। मरीना और डोलमोटॉफ सेंसर्स के बारे में बताते हैं। ये वो लोग थे जिन्हें ब्लैकआउट के बाद सुपर पावर्स मिल गई थी। मरीना बताती हैं कि वो सुपर हीरोज की तरह नहीं है। सेंसर्स दरअसल अपने दिमाग में डेटा हासिल कर सकते हैं, जैसे रेडियो सिग्नल हासिल करते थे, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे हुआ। सबसे ताकतवर सेंसर साशा है, जिसे ब्लैकआउट के बाद से मिलिट्री अस्पताल में रखा जा रहा है। उसे एक पुरस्कार गंजे आदमी के बारे में ख्वाब आते रहते हैं। आज इससे जीनिया मिलने आई हुई है, जिसका कहना है कि उसे एक एलियन नामी किसी शख्स ने भेजा था। वो बताता है कि पहली लहर ने तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स को तबाह करना था, दूसरा मरहला तमाम जानदारों की खुदकशी से मौत, और तीसरी लहर नोगो जोन में जिंदा किसी भी मखलूक की मौत थी। उनकी तादाद लाखों में है और उनका जहन अब किसी और के कंट्रोल में है, लेकिन वो इसे रोक सकते थे। साशा ने इसे कहा कि वहां से चली जाए और सिक्योरिटी को बुलाती है, लेकिन सिपाही जीनिया को नहीं देख सकते थे क्योंकि वो साशा के जहन में थी। सिपाही मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। यूरा ओल्गा के साथ सफर करता है, जो उससे कैमरे के बारे में कुछ सवालात करता है। यूरा बताता है कि उसे हालात पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि इससे इसकी जिंदगी को मकसद मिला था और फौजी होना टैक्सी ड्राइवर होने से बेहतर है। जब वो नोगो जोन में पहुंच गए तो उन्हें जमीन पर तबाहशुदा टैंक और तबाह हाल इमारतें मिलती हैं, जिससे ये पता चला कि तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। इस तबाही की फुटेज ने बाकी लोगों को डरा दिया, जिससे फसादात और जराइम में इजाफा शहर को अपनी लपेट में ले लेता है। हुकूमत वादा करती है कि वो इस पर काम कर रही है, लेकिन लोग समझते हैं कि उनके लीडर कुछ छुपा रहे। फौजियों को छोटे ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी बड़े इलाके पर काम करना चाहते थे। यूरा और ओल्गा ग्रुप 7 में थे, और जैसे ही वो जंगल को पार करते हैं, इन दोनों में फ्लर्टिंग बढ़ जाती है। जब ओलिग ठीक होकर आता है तो वो टीम 4 में शामिल हो जाता है, जो एक छोटे से शहर की इन्वेस्टिगेशन करती है। फौजियों में से एक ने स्टोरेज रूम खोला, जिससे लोहे की सलाखें इसके ऊपर गिर गई और उसकी टांग जख्मी हो गई। टीम ने डॉक्टर के आने तक घर के अंदर आराम करने का फैसला किया। अगली सुबह अलोना पहुंची और उसने बताया कि अगर फौजी की टांग बचानी है तो इसे इसके साथ मास्को वापस जाना पड़ेगा। ग्रुप 7 ने भी रात एक अपार्टमेंट के अंदर गुजारी। जब वो नाश्ता कर रहे थे, यूरा ने स्टोर के बारे में कुछ अजीब महसूस किया। वो ओल्गा की रिकॉर्डिंग चेक करता है और देखता है कि जब वो पहुंचे तो दरवाजे बंद थे। यूरा और चंद सिपाही स्टोर में दाखिल होते हैं और समझ जाते हैं कि कोई वहां था, इसलिए उन्होंने कुछ ट्रैप्स बिछाने का फैसला किया। वो अपार्टमेंट में वापस आते हैं और किसी के स्टोर में आने का इंतजार करते हैं। वो रात तक इंतजार करते हैं, कुछ न होने पर सब जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन यूरा ओल्गा को अंदर ही रहने का कहता है और इसे फ्लेयर का इस्तेमाल करना सिखाता है। अगर वो वापस ना आए तो वो मदद मिला सकती थी। ओल्गा ने यूरा की बात नहीं मानी और रिकॉर्डिंग के लिए टीम के साथ चल पड़ी। स्टोर के अंदर उन्हें एक लड़का मिलता है जो ट्रैप्स से जख्मी हो गया था। वो उसे अपार्टमेंट में ले जाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़का चाकू निकालकर एक फौजी को मार देता है। दूसरे फौजी उसे गोली मार कर कत्ल कर देते हैं। साशा अस्पताल की छत पर कुछ ताज़ा हवा लेने जाती है कि अचानक एलियन को देखकर वो चौंक गई। इसे ख्याली लड़की जीनिया ने इसके बारे में बताया था। जीनिया सिर्फ उसके दिमाग में थी, लेकिन ये असल में यहाँ था। वो साशा को बताता है कि इसे पता है कि क्या हो रहा है। वो साशा को अपना चेहरा दिखाता है। वो इंसान नहीं था। मरीना कुछ फौजियों के साथ वहां आती है और एलियन को घेर लेती है, लेकिन अचानक सब फौजी अपने हथियार मरीना की तरफ मोड़ देते हैं। एलियन बताता है कि इसने अपनी दिमागी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फौजियों को यह दिखाया कि वो मरीना है और उन्हें इसकी जगह अब मरीना अपनी दुश्मन लग रही है, इसलिए इसे कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसने कसम खाई कि वो मरीना के साथ है और इसे बताता है कि इस जैसे लाखों एलियंस आ रहे हैं। जब मरीना पूछती है कि वो क्या है तो उसने कहा कि मैं देवता हूँ और बड़ी ताकत रखता हूँ। मरीना इससे पूछ-गुछ करने के लिए इसे अपने दफ्तर ले जाती है। ये बताता है कि इसने रेडिएशन जमीन पर फेंकी थी जब चांद समंदर के ऊपर था, लेकिन इससे गलती हो गई। चांद यूरोप के कुछ हिस्से को रेडिएशन से बचा रहा था, इसलिए वहां बिजली नहीं गई। इस तरह सर्किल ऑफ लाइफ बन गया। वो सब लोग जो नोगो जोन में हैं, वो सिर्फ हमारे हुक्म मानते हैं और वो जल्द ही हमला करेंगे। वो बताता है कि इसके लोगों को अर्थ की जरूरत है, क्योंकि उनका अपना सूरज खत्म होने वाला है और अब उन्हें एक ऐसा प्लेनेट चाहिए जिसका सूरज जवान हो। वो बताता है कि इंसान असल में उन्हीं का हथियार था जो अर्थ की मकामी आबादी को तबाह करने के लिए भेजा गया था। इंसानों से पहले जो लोग थे
वो इस दुनिया के थे, लेकिन अभी के इंसान एक बायो वेपन है। ये पिछले लोग थे जिन्होंने पिरामिड्स और पानी के अंदर शहर बनाए थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता थे। इंसान एक बहुत खतरनाक बायो वेपन है, क्योंकि वो इलाकों को फतह करके वहां की आबादी को तबाह कर देता है और ऐसे मकामी लोगों को खत्म कर दिया गया। एलियन बताता है कि उनका और इंसानों का डीएनए मिलता है, वो दोनों एक जैसे हैं, बस सिर्फ इंसानों से जहनी ताकत छीन ली गई थी। अब रेडिएशन की वजह से साशा जैसे लोगों की ताकत वापस आ रही थी। एलियन बताता है कि इसके प्लेनेट से एक फौज कला रही है, लेकिन इसका भाई रा पहले ही यहाँ आ चुका है। वो उसके तरीकों से खुश नहीं है और इसे तलाश करना चाहता है, लेकिन सिर्फ साशा जानता है कि वो कहाँ है। अचानक से तमाम टीमों पर ज़ाम्बी इंसानों का हमला होता है। सिपाही फौरन गोली चिल्लाते हैं और उनके आगे एक लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्मन बड़ी तादाद में आता है। ज्यादातर टीम्स मर जाती हैं और उनके पास गोलियां खत्म हो जाती हैं। जब वो अपार्टमेंट तबाह हो गया जिसमें ओल्गा और यूरा छुपे हुए थे, तो यूरा ने मदद बुलाने के लिए फिलियर जलाई, लेकिन सब टीमें खत्म हो चुकी थीं और बाकी लोग भी ऐसे ही कर रहे थे। यूरा ग्रुप 7 के चंद बाकी फौजियों के साथ इमारत की छत पर पनाह लेते हैं ताकि ज़ाम्बीज से बच सके। मरीना को हमले के बारे में बताया जाता है और एलियन बताता है कि वो वक्त ज़ाय कर रहे हैं। वो दोनों जीनिया और साशा के साथ मिलकर अड्डे पर जाते हैं। सफर के दौरान वो बताता है कि जब तक कोई इसे मारने का फैसला नहीं करता, वो मर नहीं सकता। जब वो अड्डे तक पहुंचते हैं तो एलियन साशा से रा की लोकेशन मालूम कर लेता है। वो कीरूफ में एक ऊंची इमारत में था। एलियन बकिया फौजियों को लेकर निकलना चाहता था ताकि रा को पकड़ सके, लेकिन जब डोलमोटोफ ने इसकी शक्ल देखी तो वो इस पर भरोसा करने पर तैयार नहीं होता। इसी वक्त एक फौजी ने बताया कि मॉस्को पर भी हमला हो गया है और मरीना ने डोलमोटोफ को कहा कि ये एलियन इनकी आखिरी उम्मीद है। ग्रुप 7 उन टीमों को तलाश करने के लिए इमारत से उतरने का फैसला करते हैं जिन्होंने कोई फिलियर नहीं जलाई थी। ओल्गा कोशिश करने से घबराती है, लेकिन यूरा इसका हौसला बढ़ाने के लिए इसे किस करता है और उसे आहिस्ता से नीचे उतार देता है। जब वो सड़कों से गुजरते हैं तो उन्हें चंद आम शहरी मिलते हैं। टीम उनसे बात किए बगैर ही उन्हें कत्ल कर देते हैं। ओल्गा ये देखकर गुस्सा हो गई, क्योंकि वो लोग ठीक लग रहे थे, लेकिन यूरा इसे बताता है कि स्टोर वाला लड़का भी पहले ठीक लग रहा था। उसने अभी बात की ही थी कि ज़ाम्बीज ने फिर उन पर हमला कर दिया। दूसरे फौजी मर जाते हैं, लेकिन यूरा जख्मी तो हो गया लेकिन जिंदा बच गया। वो एक गैराज के अंदर छुपने के लिए भागते हैं, जहां वो यूरा की चोट की मरहम पट्टी करते हैं और फरार होने के लिए कार तलाश करते हैं। अड्डे पर साशा ने बताया कि वो जाने से खौफजदा है, क्योंकि इसे यकीन है कि रा ने इसे देख लिया था। एलियन उसे अपनी हिफाजत की खातिर पीछे रहने की इजाजत दे देता। जब डोलमोटोफ की टीम टैंकों में जाती है, मरीना ने देखा कि साशा उनके साथ नहीं है। वो सबको रुकने के लिए कहती है। इस वक्त रॉकेटों से अड्डे पर हमला होता है और वो तबाह हो जाता है, जिसमें साशा था। मरीना ने अपनी बंदूक एलियन की तरफ कर दी, क्योंकि वो जानता था कि ये होगा। वो बताता है कि अगर साशा उनके साथ होती तो वो भी इस हमले में मर जाते, क्योंकि रा ने साशा पर ही हमला कराया था। अगली सुबह यूरा और ओल्गा ओलीग और ओलियोन को ढूंढते हैं। उनकी टीम में चंद लोग अभी जिंदा हैं और उनके पास गोलियां खत्म थीं। खुशकिस्मती से कुछ देर बाद डोलमातूफ की टीम उन्हें ढूंढती है और उनसे आरे को मारने के मिशन में शामिल होने को कहती है। ओल्गा और अलोना को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि अड्डा तबाह हो चुका था। घंटों बाद टीम की रूफ पहुंचती है। डोलमोटोफ हैरान था कि उन पर हमला नहीं किया जा रहा है और एलियन बताता है कि रा के ख्याल में वो मर गए हैं। अड्डे पर सड़कों को ज़ाम्बीज के जरिए बंद कर दिया गया है और उनमें से कुछ ऊपर से बमों के साथ कूद रहे थे। फौज टैंकों के साथ आगे बढ़ती है। जो भी उन्हें रोकने की कोशिश करता, इसे गोली मार देते या कुचल देते। जब वो रा की बिल्डिंग तक पहुंचते हैं तो यूरा चंद सिपाहियों को अपने साथ छत पर ले जाता है, जबकि बाकी सब दरवाजे पर पोजीशन ले लेते हैं। लड़ाई बहुत खौफनाक थी। वो नहीं जानते कि वो कब तक रा से लड़ पाएंगे, इसलिए ओलीग दरवाजे पर मौजूद लोगों को भी ऊपर ले जाता है। अंदर सब दुश्मनों को मारने के बाद इनका सामना रा से होता है। यूरा इस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रा इसे आसानी से धकेल देता है और उसे छत के किनारे पर लटका कर छोड़ देता है। एलियन अब रा पर हमला करता है और उनकी लड़ाई किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। लेकिन जब यूरा वापस ऊपर चढ़ता है और सड़कों पर एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई देता है, तो रा का ध्यान बच जाता है और एलियन रा के जिस्म के अंदर से एक आला निकालकर इस पर हमला कर देता है। यूरा फौरन रा के जिस्म में दस्ती बम डालता है
और आखिरकार रा को मार डालता है। अब एलियन तमाम ज़ॉम्बीज़ को ठीक कर सकता था। उसने बताया कि अगला मरहला खलाई जहाज में आने वाली एलियन आर्मी को मारना है। जीनिया को समझ नहीं आ रही थी कि एलियन ने ब्लैक आउट होने से पहले उन्हें इस सब से खबरदार क्यों नहीं किया, और अलोना और मरीना भी जिस तरह वो इंसानों का इस्तेमाल कर रहा था इसके खिलाफ एहतजाज करती है। एलियन जब कहता है कि वो खुदा है जो इंसान की किस्मत में लिखा है, जीनिया ने इस पर चाकू से हमला किया, लेकिन इसने अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए इसे मरीना को मारने पर मजबूर किया। गुस्से में ओलीग इस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यूरा इसका दिफा करता है और बताता है कि आने वाले हमले के खिलाफ उनके पास यही वाहिद उम्मीद है। यूरा और ओलीग के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, और जब ओल्गा ने देखा कि यूरा ओलीग को मार रहा है तो उसने बंदूक पकड़ ली और यूरा को गोली मारकर इसे रोक दिया। जीनिया एलियन को दोबारा मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये इसे आसानी से रोक लेता है। ओलीग यूरा को मारने के बारे में सोचता है, लेकिन इसके बजाय इसने एलियन को गोली मार दी। गोलियों का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एलियन ओलीग पर अपनी दिमागी ताकत इस्तेमाल करता है। अब हर कोई इसके वालिद जैसा लग रहा था, जिसकी वजह से वो गोली नहीं चलाता, लेकिन एक सेंसर होने की वजह से जीनिया एलियन को पहचान लेती है और वो उसे पकड़कर बिल्डिंग से छलांग मार देती है। वो दोनों जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। इसी लम्हे एक बहुत बड़ा स्पेसशिप उतरता है। ओलीग ने रा से लिया हुआ आला पकड़ लिया और यूर को खत्म करने से इनकार करने के बाद उनके साथ चला गया। मुर्दा फौजियों से कुछ हथियार लेने के बाद तीनों स्पेसशिप में दाखिल हो गए। दरवाजा खुल जाता है क्योंकि वो रा का इंतजार कर रहे थे। अंदर वहां बहुत सारे एलियंस पॉड्स में सो रहे थे। जब ओलीग डिवाइस को दबाता है, ऑक्सीजन उन पॉड्स तक पहुंचना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि रा ने उन्हें जगाना था, और पोर्ट्स पर टाइमर से पता लगता था कि वो जल्द ही जाग जाएंगे। वो उन पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं तो उनको पता लगा कि ये गोलियों से मर सकते हैं, लेकिन उनके पास इतनी गोलियां नहीं थीं। ओल्गा ने देखा कि ऑक्सीजन ले जाने वाले पाइप फर्श पर पड़े हैं, और एक पाइप को तबाह करने से एक ही वक्त में कई एलियंस को मारा जा सकता था। तीनों ने हर इस पाइप को तबाह करना शुरू कर दिया जिसे वो ढूंढ सकते हैं। इस तरह उन्होंने एलियन इन्वेजन को रोक दिया। जब अलोना आखिरी पाइप को तबाह करने वाली थी तो वो रुक जाती है, क्योंकि इसने देखा कि उन आखिरी पॉड्स में बच्चे हैं। बच्चे पॉड्स से निकलना शुरू कर देते हैं, और जब सब उन्हें देखते हैं तो वो अपने हथियार को जमीन पर गिरा देते हैं। मासूम बच्चों को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल को क्लिक करें ताकि आप इस तरह की मजीद वीडियोस देख सकें। अपने सवाल और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।